ओके, तो पहली बात तो ये बताएं कि लास्ट वीक आप लोग किधर थे। और क्योंकि आप लोगों ने एंजॉय किया और हम क्लास में पढ़ाते रहे, तो यहाँ पे जिन्नात ने काफी मेहनत से चीजें पढ़ी और समझी। तो ये बता दूं कि जो टॉपिक कवर हुए लास्ट वीक, टॉपिक्स कवर्ड लास्ट वीक, ये आपको उन जिन्नात से बात करके सब कुछ हासिल करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने एग्जाम से पहले सिग्नल्स की बात की थी और मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स को हमने स्टडी किया था। हमने लास्ट वीक में सिस्टम्स की बात की और सिस्टम्स में हमने फॉलोइंग सिस्टम्स को स्टडी किया। नंबर वन, हमने कॉजल सिस्टम्स, कॉजल वर्सेस नॉन कॉजल सिस्टम्स को हमने स्टडी किया, नंबर वन। नंबर टू, हमने लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम्स को स्टडी किया। हमने टाइम इनवेरिएंट, अब मुझे किसी की आवाज आई तो पूरा सेमेस्टर मुझे क्लास में नजर नहीं आएगा उसके बाद। टाइम इनवेरिएंट और नॉन टाइम इनवेरिएंट, या टाइम वेरिएंट कह लें, टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम्स को हमने स्टडी किया। हमने मेमोरी और मेमोरीलेस सिस्टम, मेमोरी एंड मेमोरीलेस सिस्टम को स्टडी किया। ठीक, इसके अलावा हमने पीरियोडिक और ए पीरियोडिक सिस्टम्स को भी, पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक सिस्टम्स को स्टडी की। तो ये चीजें आपने अपने जिन्नात भाइयों से और बहनों से जाके सीखना है। और इस पे आपको असाइनमेंट नंबर 3 असाइन हो चुकी है। ओके, और क्विज नंबर 3 भी इसी दौरान हुआ, इसलिए क्लास छोड़ने का मकसद समझ जाए। आज हम इन नंबर 5 के बाद नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, और आज आपको समझ आएगी कि ये क्लासेस मिस करने से कितना आपको लॉस हुआ। आज आप स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम्स, तो हमने इसी तरह टास्क वहां पर भी किए अनस्टेबल सिस्टम्स में ही। और हमने नंबर 7 स्टैटिक सिस्टम्स और डायनामिक सिस्टम्स पे बात आज कर लेंगे, तो यूं हमारे 7 सिस्टम्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, ओके। अगर हमने ये चीजें कर ली हैं तो हम वापस आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और हमने कहा कि जी वी स्टार्टेड विद दी स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। हमने कहा कि जनाब इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, मेथड्स कह लें, टाइप्स कह लें, जिस तरह मर्जी आप इसको प्रोनाउंस कर लें। हमने कहा कि नंबर 1 मेथड तो ये है कि हम सिस्टम में, क्योंकि आपको पता है कि जब भी एक सिस्टम होता है उसको एक इनपुट रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कंटिन्यूस हो। इसी तरह उसका एक आउटपुट होता है और एक सिस्टम होता है जो जिसके जरिए ये इनपुट आउटपुट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि यू शुड लुक एट दी इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम एंड डिसाइड अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, जिसको हम आसानी से कह सकता हूं बीबो टेस्ट, कि यू विल लुक एट दी bounded input and the bounded output nature of the system, of the signals, and based on this you will decide whether the system is stable or not. The next is कि हम instead of this in input और output को देखें, हम system को देखेंगे, and based upon the characteristics of the system we will decide whether the system is overall stable or unstable. Number 1. Number 2,
हम ये भी देखेंगे कि अंडर व्हाट कंडीशंस द सेम सिस्टम रिमेन्स स्टेबल, अदरवाइज बिकम्स अनस्टेबल। तो पहला हमारा टास्क आज का ये है। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे स्टैटिक सिस्टम्स हैं विच आर बेसिकली मेमोरीलेस सिस्टम्स, उनको हम किस तरह चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और किस तरह देख सकते हैं कि वेदर दे आर स्टैटिक और दे आर डायनामिक। क्लियर हो गया जी आज के टॉपिक्स। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली, एग्जांपल नंबर 1, y of t is equal to cos of x of t, where maybe I may call it that x of t is equal to theta, which means theta depends upon the time. Theta depends upon the time. And I plotted it here. For this is the time axis, this is the time axis, this is the time axis, x-axis, independent axis, and by giving the value at different time, I inputted different thetas. And based upon this, for example, when the theta value is 0, I got a sine cos 0, which is 1. Then for maybe 15 degrees, maybe 45 degrees, 90 degrees, 180 degrees, and so on. So for different values of theta, I got the output. And I hope that you understand that the value of the cos will always be within this range between 0, -1, sorry, and +1. It cannot take any value outside of this range. So which means my value of y of t is bounded. By what mean by bounded? Which means it never goes undefined. It never goes to infinity. If this value somewhere goes to infinity, then definitely my system will never be called as stable. Similarly, I took another example, and instead of the cos theta, I took sine theta. Sorry, tangent theta. I took tangent theta. Now, ladies and gentlemen, if you put different values of theta, for example, ranging from 0 to 360 degrees, it means 0 to 2 pi, 0 to 2 pi, you will observe that when you reach to pi by 2, 10 pi by 2, so the value of y of t at that time becomes infinite. As you can see in the graph as well, when I reach to pi by 2, my value becomes infinite. It means that this system is an unstable system. So by looking at the bounded, in one of the students in the last section asked me how I will input an infinite input to a system. यानी बाउंडेड इनपुट के पर बात करो, कहते हैं तो आप बाउंडेड आउटपुट पे कर रहे हो ना, मेक सेंस। इसका क्वेश्चन था कि अभी ये tan theta, which means I am inputting the theta values to the system and it is giving me y of t, which is tan theta. Yes, at pi by 2, I understand that it will become the infinite, or at minus pi by 2, it will again, 3 pi by 2, it will again becomes minus infinity, I understand. So I give an answer that you understand, you know that your system is already a cascaded something. So if I assume that this is my system number 1, this is my system number 2, and I input here, for example, I am inputting some values of theta, and this is doing tangent of this theta. So as my input will become pi by 2, although my input is still bounded, but my output BO becomes unbounded, infinity. ऐसे ही क्या नहीं? Not clear? I'm asking you. Yeah. Clear? जी. अगर मैं, चलें जी, ये बना हुआ है यहाँ पे,
लेट करें कि ये मेरा एक सिस्टम है जिसको मैं इनपुट दे रहा हूं थीटा, और ये करता क्या है, ये टेन थीटा करता है। जस्ट जो भी मैं वैल्यू इनपुट करता हूं ये उसका टेंजेंट लेकर मुझे आउटपुट दे देता है। नाउ the value of the when the input becomes pi by 2, for example, my output will become infinite, and which means my bo, because of the bo, I will call that the system is non-stable, unstable. Okay, now ladies and gentlemen, I inputting the same input to the another system, whatever the system is now. Maybe it is just this thing, but I am inputting in a value of tan theta as an input. What will be in output? Undefined again, because I am inputting some undefined item to the system. So in this case, my input is inbounded for h of 2. So again, these both systems are unstable, and overall the system is unstable. बात समझ आ गई? तो yes, one of the method is that we should check the, and probably all of this you have covered in your signal system, but I don't know, but probably the second method has not been covered in the, or the second technique or method has not been covered in the signal system, and that is that you should, instead of looking at the input and output, you should look at the system. Instead of looking at the input and output, you should look at the system. And this is, first of all, you know already that your system can be either discrete or can be continuous. So what you should do, ladies and gentlemen, you should integrate your, if it is continuous, integrate it from minus infinity to plus infinity, and check if the value of this integration is less than infinity, your system is stable, otherwise unstable. And if your system is discrete, you should use the summation instead of the integration. As you know, you should use the summation and sum the impulse response of the system, the modulus of the impulse response, and look at the result. If it is defined, if it is less than infinity, your system is stable, otherwise unstable. Ladies and gentlemen, any question, any ambiguity, any query? No query. तो फिर समझते हैं, पढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। हमने पहला क्वेश्चन लिखा कि जी एक सिस्टम है जो कि ई ऑफ टी, जब मैं कलर चेंज कर दूं तो क्या आप मुझे बता सकेंगे कि इट इज विजिबल टू यू? माय सिस्टम इज दिस वन, h of t, which is equal to e of minus t sine of t u of t. E of t minus t, sorry, sine of t u of t. So what I need to do, I need to integrate it from minus infinity to plus infinity and look at the results. Clear? So this is your problem which you need to solve. इसका मतलब ये हुआ कि you should take e of minus t sine of t u of t, integrate it from, for the value of t starting from minus infinity to plus infinity d of t, and check whether the result is less than infinity or not. इससे भी पहले
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो पार्ट होते हैं, यहाँ पे तीन है। तो दैट इज द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पेज, कि जनाब आप इसको माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी की बजाय 0 to infinity कर दें एंड ओनली टू टेक दिस पार्ट ई ऑफ माइनस टी साइन ऑफ टी डी टी। अब जैसे कि आप लोगों ने बताया कि जी नीड टू बी रिजॉल्व बाय और सॉल्व बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसके लिए आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आइलेट। गुड। The isolate stands that look at the two functions, which will become the first and which will become the second. So if it is a inverse function, which is not here, if it is a logarithmic function, arithmetic function, or the trigonometric function, so yes, I have the trigonometric function, which is sine. So this become my first function. This become my first function, and definitely the next one is the exponential, which has become my second function. Good. So mostly we call the first function as the u and the second function as the v. Good. So the formula is that the first function into the derivative integral of the second minus the derivative of the first into the integral of first, into the integral of a second. क्लियर है? ओके, तो कर लेंगे, जल्दी से करें, शाबाश, कम ऑन, ट्राई टू सॉल्व इट। शाबाश, कम ऑन, किसने कर लिया? कर लिया आदिया ने? क्या आंसर है आदिया?
ओके, तो हादिया ने बहुत लेंथी इसको कर लिया है, अब इसको शॉर्ट करते हैं। कम ऑन, तो वेल डन हादिया। देखेंगे क्या क्या यहाँ पे हमसे हम इसको शॉर्ट कैसे कर सकते थे। और लाजमी तौर पे हादिया, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल था, तो इसकी वैल्यू कोई नंबर्स में आनी चाहिए थी। इसमें टी टी खत्म हो जाना चाहिए है। साइन टी हो के कॉस टी हो के टेन टी हो, टी नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि टी की वैल्यूज उसने हमें दे दी है कि इधर इट पुट द वैल्यू ऑफ जीरो एंड इंफिनिटी, तो टी तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा ही है ना इल्हाम? तो आपका भी टी आ रहा है? आ रहा है, संभाल के रखा हुआ है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो देखें, लुक एट हियर प्लीज, दैट इज योर फर्स्ट फंक्शन, दैट इज योर फर्स्ट फंक्शन sin of t, and this is your second function which is your e of minus t. So as per your direction, as per your advice, आपने कहा कि जी साइन टी को एज पर आई लेट रूल आप इसको फर्स्ट फंक्शन कह दो, तो मैंने फर्स्ट फंक्शन को उसी तरह लिख दिया। और सेकंड फंक्शन का हमने क्या लेना है, इंटीग्रल। तो इंटीग्रल क्या होता है, ई यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ माइनस टी इज -1, और लिमिट्स हमने इस पे लगा दी जीरो से लेके इंफिनिटी तक, जीरो से लेके इंफिनिटी तक। साइन टी ई माइनस टी डिवाइड बाय -1 के ऊपर लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से लेके इंफिनिटी तक। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है, पता नहीं किसने आपको पढ़ाया, क्योंकि ये हर क्लास में सवाल आता है। नहीं जनाब, ये सारे के ऊपर, ये इसलिए मैंने ये ब्रैकेट का निशान लगाया। जी इंटीग्रेट भी हो रहा है, लेकिन ये पार्ट इसी का है, ये जो सारा पार्ट है मल्टीप्लाइड है, दिस मल्टीप्लाई बाय द इंटीग्रल ऑफ दिस एंड पुट द वैल्यूज आर फ्रॉम हियर। नहीं पुट करते, एज्यूम कर लो, नहीं पुट करते तो फिर क्या होगा, टी तो रहेगा, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। टी वो कह रहा है वेरिएबल आपका टी है और आप टी को छोड़ रहे हो। ठीक है, अब इसको चेक भी कर लेते हैं। अगले आगे क्या है जी, इसको देखें तो साइन कट का डेरिवेटिव कॉस, और उसी तरह ये इंटीग्रल है ई ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय -1 डी टी। ओके, यहां देखें जी, थोड़ा सा तवज्जो दें, और इसको मैं यूं भी लिख सकता था, माइनस बाहर निकाल दूं और साइन टी डिवाइडेड बाय ई की पावर पॉजिटिव टी, क्योंकि माइनस टी है ना, इसको मैंने यहां पे पॉजिटिव टी कर दिया। ओके, लेट्स सी हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, अब क्या किया, यहां पे अगर आप टी की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दें तो ई की पावर इंफिनिटी क्या होगा, ई की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी। तो अगर किसी भी चीज को आप इंफिनिटी पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो देखिए मैंने जीरो पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट में क्या है, जीरो, तो साइन जीरो जीरो डिवाइड बाय ई की पावर 0 1, तो 0 डिवाइड बाय 1 इज, तो दिस इज गॉन। ठीक, नेक्स्ट। ओके, और मैंने इस सारी फंक्शन को आई के बराबर कहा हुआ है, लेट किया हुआ है। अब इसको दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूवी, तो अकॉर्डिंग टू द आई लेट रूल अगेन यू एंड वी, अगेन सॉल्व इट, अगेन सॉल्व इट। तो फर्स्ट आ गया कॉज, उसी तरह फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय -1, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस टी इज 1, माइनस साइन इसका डेरिवेटिव साइन माइनस साइन, और ये उसी तरह इंटीग्रल, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, and again e of minus t is sin of t dt. okay, again ladies and gentlemen, यहां वैल्यूज पुट करते हैं। ये e की पावर, ये नेगेटिव है, बाहर ले आया, ये e की पावर माइनस टी है, तो e की पावर प्लस टी नीचे कर दिया। अब इसमें इंफिनिटी पुट करें तो e की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0। फिर cos ऑफ 0 इज 1 एंड e की पावर 0 इज 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 इज 1,
और ये वही क्वेश्चन मेरा वापस आ गया है। ये देख लो, जो क्वेश्चन था ई ऑफ टी, ई ऑफ टी, ई ऑफ माइनस टी साइन टी, which I have assumed to be equal to I. Okay, so I put here back I, and this is 1 minus 1, which is plus 1. This I को अगर ये minus I है तो plus I कर दें 2I, so the I get a value of 1 by 2. And by solving it, and you know I is equal to 0 to infinity e of minus t sine of t dt, which is equal to half as per your calculation, which is less than infinity, which means that from here we can conclude that the given system is stable. Clear everyone? तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपने कॉजल के लिए भी किए हैं, लीनियर के लिए भी किए हैं, आपने टाइम इनवेरिएंट के लिए भी किए हैं। तो जिन्नात के साथ आप थोड़ी सा टाइम लगाएं तो वो आपको सारा बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि बाज़ औक़ात कोई सिस्टम किसी खास रेंज में तो, किसी खास रेंज ऑफ पैरामीटर्स में तो स्टेबल होता है, लेकिन उससे बाहर अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए इसलिए जरूरी होता है कि आप चेक करें कि किस रेंज में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज स्टेबल, ताकि आप अपने कस्टमर को बता सकें कि योर पैरामीटर शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट वैल्यूज, दैट रेंज। मिसाल के तौर पे अब मैंने क्वेश्चन ये लिया कि एच ऑफ टी इज ई ऑफ ए टी यू ऑफ टी प्लस बी ई की पावर माइनस बी टी यू ऑफ टी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे टाइम के साथ साथ दो वेरिएबल्स इंक्लूड हो गए हैं, दो पैरामीटर्स इंक्लूड हो गए हैं, विच इज ए एंड बी, ए एंड बी। क्वेश्चन ये हमसे पूछता है कि फाइंड द रेंज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम विल बी स्टेबल। आप कह सकते हैं फॉर नन ऑफ द देयर इज नो वैल्यू अवेलेबल इन द वर्ल्ड which can make this system stable. That can be one of the answer. But based upon some proof. सिर्फ जुबानी कहने से कुछ भी नहीं होगा. So, ladies and gentlemen, again, what I have to do again, it is a continuous time signal. So I have integrated from minus infinity to plus infinity. And thanks to the u of t, that will make it from 0 to infinity. 0 to infinity. Okay, nice seems question. तो जी ये मैंने यहाँ पे, अगर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जी I have to check this condition. I have to check this condition that h of t is less than infinity. H of t का integral from minus infinity to plus infinity is less than infinity. I have to check it. If it is the case, yes, it is stable. Otherwise, unstable. Or for certain condition, range of A and B, the system will be stable, otherwise unstable. कर लोगे जेंटलमैन? नाम बताओ और काम बताओ. एमएल, एमएल कर लोगे? आ जाओ फिर बोर्ड पे. पहले वहां करते हो फिर यहां करते हो. चलो जल्दी से करो फिर. तो इतनी देर में एमएल जो है वो खुद सॉल्व करता है और मैं आप लोगों को करवा देता हूं, ताकि आप लोग देख लो कि किस तरह ए और बी की वैल्यू इफेक्ट करती है. ठीक. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि जी व्हाट वी हैव टू डू इज, जी तो अब आपको नजर आ रहा है कि व्हाट आई डिड, आई इंटीग्रेटेड इट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, and I use this question which is given to me, e of at u of t plus e of minus bt u of t dt.
अच्छी बात यह है कि दो तरह से चीजें सॉल्व होती हैं। एक जैसे एमएल स्टार्ट हो गया कि उसने पेन पकड़ा, कागज पकड़ा और एक मैथमेटिशियन के तौर पे भाग पड़ा। दूसरा, प्रीवियस क्लास में मुझे अच्छा लगा, एक फीमेल ने बगैर सॉल्व किए कुछ कमेंट्स किए, एंड दैट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी। क्योंकि इंजीनियर का ब्रेन जो होता है, मैं हमेशा जब भी प्रोग्रामिंग, इसको पता है, प्रोग्रामिंग भी करवाता हूं तो पहले कहता हूं कि इंटरप्रेटर को, कंपाइलर को पहले मत दो। पहले कंपाइलर यहां पड़ा हुआ है, एक इंटरप्रेटर यहां लगा हुआ है, उसमें उसको सॉल्व करो एंड गेट द रिजल्ट, एंड देन गिव इट टू द इंटरप्रेटर, क्योंकि ये आपको कंफर्म है कि ये जवाब गलत नहीं देगा, एंड देन कंपेयर, एंड इफ द टू interpreters are giving the right answer, you are good, and if your interpreter is wrong, make it good. लेकिन अगर उसी पे डालना है तो इट इज लाइक ए मैथमेटिशियन। तो इसको देख के अंदाजा करना चाहिए आपको। अब इसने मुझे जो अच्छी बात की, उसने इस फंक्शन को देख के सारा अंदाजा लगाया। कह रही थी कि ये जो है, ये तो एक राइजिंग एक्सपोनेंशियल है। तो अगर एक राइजिंग एक्सपोनेंशियल को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो डेफिनेटली आंसर आपका अनस्टेबल आएगा। इसलिए बगैर सॉल्व किए हम इस क्वेश्चन की तरफ चले गए थे कि जनाब, अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को देखूं तो दिस इज द केस, ई ऑफ ए टी। क्यों आ दिया? बगैर सॉल्व किए हुए क्यों? एमल जो है वो पेन पकड़ा, इधर से पेन मांगा, दूसरी तरफ से कागज मांगा, कहता है सॉल्व करके आंसर निकालता हूं। नजर आ रहा है कि दिस इज, दैट इज द रीजन दैट विल मेक इट अनस्टेबल। तो फिर क्वेश्चन ये था कि जी, क्या ये स्टेबल हो सकता है? कैसे? कि ए की वैल्यू आप नेगेटिव ले लो, तो फिर आपकी बात गलत हो जाएगी कि एक जीरो से इंफिनिटी तक ले लो तो वो स्टेबल है। तो बाय लुकिंग एट दी कर्व, पहले आप इसको देखें कि जी ये तो ये कर्व बना रहा है, ये तो हमेशा अनडिफाइंड की तरफ जाएगा। हाँ, अगर मैं ए की वैल्यू नेगेटिव कर दूं, ए की वैल्यू नेगेटिव कर दूं तो इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक -80 फॉर एग्जाम्पल, एंड इट विल बिकम स्टेबल। फिर इसी तरह इसको देखो, बी ऑफ -t को, तो इनिशियली तो ये यूं है, तो it seems like a stable, but for this you need to have the b values positive, you need to take the b values positive, ताकि ये डिकेइंग कर्व रहे। अगर ये वैल्यू माइनस ले ले तो इट विल बी पॉजिटिव एंड विल बिकम ए राइजिंग एक्सपोनेंशियल। तो पहले ही उसके ऊपर दौड़ने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन देखो, हाँ उसको प्रूफ बाद में, जब यहां पे एक प्रूफ आ जाए फिर उसको उसको कन्विंस करने के लिए पेपर पे करो, अच्छी बात है। क्योंकि अगर मैं आपको एक मार्क के लिए किसी ऑब्जेक्टिव में ये दे दूं और आप उस पर 15 मिनट लगा के उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, डजंट लुक नाइस। क्लियर हो गया? तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जनाब जवाब दो, और देखा कि आपका अप्रोच क्या है। तो अप्रोच वाज ऑफ ए मैथमेटिशियन एंड नॉट ऑफ अ इंजीनियर। ठीक हो गया? तो चलें जी, अब इसको कर लेते हैं ताकि हमारा ये बात भी क्लियर हो जाए। अब जेंटलमैन, मैंने ये चीज ले ली, ई ऑफ, ये लास्ट क्लास में चीजों को ऊपर नीचे करने से शायद ये, अच्छा, अब अगर आपको ये चलने भी आया तो मैं दोबारा लिख दूंगा। यहां से क्या आ जाएगा, ई ऑफ ए टी डिवाइड बाई ए।
E of AT divided by A. Okay, ladies and gentlemen, please look at here. So it is E of AT divided by A and it is E of minus BT divided by minus B. क्योंकि यहाँ पे ये मिक्स सा हो गया है फॉर सम रीजंस, मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूं. तो इट इज लाइक 1/A इंटू, ये मार्कर नजर नहीं आता. ओके, कौन सा कलर आपको ज्यादा पसंद है? ब्लैक. चलिए ब्लैक पे चले जाते हैं जी. ये ब्लैक आ गया, विच एवर यू लाइक, यू प्रेफर. तो ये आ गया 1/A और इसके बाद है E की पावर A और T. ओके, तो यहां पे आ जाएगा, ऊपर पावर आ जाएगी E की पावर. अब नजर आ रहा है? अच्छा, A मेरा लिए है और T की वैल्यू हमने पुट कर दी इंफिनिटी, माइनस E की पावर 0. एंड E की पावर 0 इज 1. ओके, तो अगर आप चाहें तो मैं डायरेक्टली इसको E की पावर 0 लिखने की बजाय 1 लिख देता हूं. इसी तरह प्लस 1/B और E की पावर माइनस B इंफिनिटी -1, जिससे आ जाएगा. अच्छा, ये माइनस यहां से गया है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा, तो हम वापस यहाँ पे माइनस लिखते हैं. तो इससे आ जाएगा मेरे पास 1/A या E/A अल्फा इंफिनिटी, यानी डिवाइड बाय A माइनस 1/A माइनस B इंफिनिटी डिवाइड बाय B प्लस 1/B. अब क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है ये E की पावर A की पावर इंफिनिटी. अब अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम स्टेबल रहे तो आपको A की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? नेगेटिव लेनी पड़ेगी. तो अगर आपकी पावर नेगेटिव है, यानी कि E की पावर नेगेटिव है, तो दिस मीन्स यू वांट दैट दिस शुड बी ए डिक्रीमेंटिंग डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, and it will make your system for which A value is less than 0, which means negative. इसी तरह, और अगर A की वैल्यू आप नेगेटिव ले लें तो दिस डजंट बिकम इंफिनिटी, -1/A इज गुड इनफ. फिर आप दूसरी वैल्यू की तरफ आ जाएं, विच इज दिस वन, E की वैल्यू -B इंफिनिटी डिवाइड बाय दिस, एंड नाउ दिस इज B should be positive, so that this equation remains decaying, and otherwise it will become. So it means your question is, answer is that A should take a value of this range while B should take a range of this to keep your system stable. क्लियर हो गया? तो बगैर पहले सॉल्व किए ये थर्ड बिल्डिंग जो है इसमें सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो कोई भी किस्म का काम हो, तो इट बिकम्स गुड. अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ये तो हमने कंटिन्यूस टाइम लिया, हम एक डिस्क्रीट टाइम ले लेते हैं. हम एक डिस्क्रीट टाइम ले लेते हैं, जिसको मैंने कहा h of n is equal to b of n, and this value is from when n is less than 0, and a of n when n is greater or equal to 0. लिख लें अपने. Okay, ladies and gentlemen, please back. I hope you have written the question. तो कहां सॉल्व करोगे? And the question is again, look at the values of A and B for which the system may become
स्टेबल। दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमने कहा कि हमारा हमारा तरीका तो ये है कि हम इसको इंटीग्रेट, इसको सम अप करेंगे इफ एच ऑफ एन को फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एंड लुक एट द आउटपुट। दैट इज द कंडीशन विच वी वांट टू इंप्लीमेंट। ओके, नाउ इट लुक्स नाइस। इसका मतलब यह है कि मैं इसको करना चाहता हूं। एनी हाउ, अगर मैं आपको कहूं, चले आप लोगों को हवाले कर दूं कि इसमें ये इक्वेशन डाल के मुझे लिख दें, जस्ट इतना टास्क करें। पेन भी है, पेज भी है। तो दिस इज ए बेसिकली ए पीस वाइज फंक्शन, a piecewise function which is representing your impulse response. So put this piecewise function into your this condition. तो लिख लें, तो जस्ट रेज हैंड, देखता हूं। यू गुड, आ जाओ फिर लिख दो बोर्ड पे। So Hadia is here. Agreeing or disagreeing? जी ठीक लिखा, गलत लिखा? हाँ दिया नहीं जी, आपने दूसरे तरीके से आए, आप दूसरे तरीके से सही लिख रहे हैं। समेशन डाल दो, समेशन का साइन डाल दो, क्योंकि बेसिक तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये समेशन का फॉर्म डाल दो इस इक्वेशन के ऊपर, इस पीस वाइज फंक्शन के ऊपर, ताकि हम इसको सम अप कर सकें, ताकि हम देख सकें वेदर द रिजल्ट इज कंडीशन इज इंफिनिटी और लेस देन इंफिनिटी। तो यहां तक हमें हादिया के साथ कोई मसला नहीं, उसने इस चीज को देखते हुए कहा कि इट इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब इट इज नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि वो कहना चाह रही है कि माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करो और जीरो पे मत पहुंचना, जीरो पे पहुंचे तो मारूंगी। वो कहती है इससे पहले पहले तक, और आपको पता है कि ये इंडेक्स है तो इट विल बी -1। तो उसने राइटली यहां पे लिख दिया कि जी बी एन इज फॉर -3 टू -1। और इसमें तो कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि इसमें उसने कहा हुआ है कि एन इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो से स्टार्ट करो और इंफिनिटी तक चले जाओ। तो दैट हम उसको समेशन फॉर्म में देखना चाहते हैं। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज सर्विंग अस, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि मसला ये है कि हमें एफएससी ने एक चीज सिखाई है, और वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी सीरीज हो, ज्योमेट्रिक सीरीज हो,
और आपको सम अप करना हो एक इनफाइनाइट सीरीज को सम अप करना हो, तो फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस दैट वैल्यू c एंड पॉजिटिव, मेक इट ए मॉडुलस। अब प्रॉब्लम ये आ गया हमें अकमल एमल एमल मसला ये आ गया कि हादिया ने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस -1 तक, मुझे चाहिए 0 से इंफिनिटी तक। ये फार्मूला मेरा इस जगह पे तो काम करेगा, अनफेयर अनफ, इस पे तो काम करेगा। यहां पे मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। मसला हो रहा है ना? कोई कुछ तरीका बताएंगे? क्या कर दूं? एन को चेंज कर दूं। दूसरा तरीका ये कि अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं इजाज को कहूं कि आप सबके लेट करें रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करो और यहां दानियाल तक पहुंच जाओ, तो स्टार्टिंग समिंग फ्रॉम हियर अप टू हियर। अब मैं यहां से इसको कहता हूं दानियाल को कि यहां से स्टार्ट करो इजाज तक पहुंच जाओ, तो फर्क पड़ेगा? नहीं। अगर नहीं कहते हो तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं -1 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हो तो आई कैन राइट लाइक -1 अप टू माइनस इन्फिनिटी। चलें आसान करते हैं कि अगर दानियाल से आप सबके पास लेट करें कुछ भी पैसे हैं, दानियाल अपने पैसे भी जेब से निकाले और काउंट कर ले, फिर उसके बाद वो किसके पास आ जाए? फहाम के पास आ जाए और इसके पैसे भी निकाल के काउंट अपने उसमें ऐड कर ले, फिर उसके बाद इल्हाम के भी ले ले और नुरहक के भी ले ले, तो बस डैट सम अप हो गया। अब हम उल्टा करते हैं, नुरहक को एक टास्क देते हैं कि नुरहक तुम अपने पैसे लो, उसमें इल्हाम फिर फहाम और फिर दानियाल के पैसे ऐड कर दो, रिजल्ट तो डिफरेंट आएगा ना? सेम आएगा, तो डजंट मैटर, दिस इज नॉट द समथिंग इन ओके। लुक एट हियर नाउ। तो मैंने यही किया अगले स्टेप में कि मैंने इसकी लिमिट्स को चेंज कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, -1 से माइनस इन्फिनिटी कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि मुझे तो 0 से इन्फिनिटी चाहिए, मुझे तो ये साइड का कहा गया है, ये साइड का नहीं कहा गया। अब मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए, क्या लिख दूं? मैं अपनी तरफ से तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकता, मुझे बताया गया कि आप इसको यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो अपनी तरफ से तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो क्या करता हूं मैंने इसके साथ ये किया कि इसको 1 टू इंफिनिटी लिख दिया, 1 टू इंफिनिटी लिख दिया, और ये माइनस साइन अंदर ले गया, क्योंकि पहले क्या होता, यहां -1 पुट करता तो b की पावर -1, फिर b की पावर -2, फिर b की पावर -3। अब भी तो यही आ रहा है, b की पावर -1, b की पावर -2, b की पावर -3, डजंट हैव एनी डिफरेंस। क्यों फयाम? गलत किया ना? फयाम कहता है गलती नहीं है, कहता है बड़े करीब पहुंच गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे फार्मूले में 0 टू इंफिनिटी, हम पहुंच गए 1 टू इंफिनिटी। हादिया कहती 0 की ऐसी भी खास वैल्यू नहीं होती, खैर गुजारा हो जाएगा। क्यों हादिया? तो हमें अब अगला आइडिया हमें उसने दे दिया कि आप इसको 0 से 1 डाल दो, 0 से इंफिनिटी लिख दो, तो क्या चीज इसमें ऐड हो गई? +1। क्या ऐड हो गया? +1, क्योंकि अगर आप इसमें 0 पुट करोगे तो b की पावर 0 इज 1, इसका मतलब है कि 0 लिखने से इसमें 1 ऐड हो गया है, इसका मतलब है कि ये इक्वालिटी नहीं कायम रही, मैंने -1 लिख के इक्वालिटी दोबारा कायम कर दी। क्लियर? अब बड़ा सिंपल हो गया है क्वेश्चन। अब ये हो गया 0 टू इंफिनिटी माइनस b की पावर -1 की पावर n, देन 0 टू इंफिनिटी a की पावर n -1।
तो इसने तो हमें कोई तकलीफ नहीं देनी, ये हमें कभी भी इंफिनिटी पे ले जा नहीं सकता। तो ओनली थिंग विच इज हेयर इज दिस वन, 1/1/b और बी इनवर्स जो भी लिखते हो, प्लस 1/1 माइनस ए। ठीक है, and do remember that this value, if for example if you take this value, this a value for example, this a if become equal to 1, this 1 minus 1 will become 0, and anything divided by 0 is infinite. इसका मतलब इसको 1 होने नहीं देना। याद रखो कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो यही मैंने यहां पे लिखा कि that your 1/b value and a value should be less than 1, and if you make this a is equal less than 1, then this will become b is greater than 1. इसका मतलब b की वैल्यू पॉजिटिव लो, a की वैल्यू नेगेटिव लो, दिस सिस्टम विल रिमेन स्टेबल। क्यों फैम, मुश्किल तो नहीं है ना? तो ये चंद एग्जाम्पल इस तरह हर एक के लिए, कॉजल के लिए, लीनियर के लिए, नॉन लीनियर के लिए, टाइम इनवेरिएंट के लिए, सब के लिए आपको, मेमोरी के लिए, मेमोरी लेस के लिए, हर एक के लिए आपको कम से कम 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स कराई गई हैं। जिन्नात ने अच्छे तरीके से सबको पढ़ा था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ, and that is static and dynamic systems. Static and dynamic system. Static systems को हम memoryless systems भी कह सकते हैं, ये कहते हैं, कह सकते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि यहां पे your output will depend upon the present value of your input, nothing else. You don't have to provide the shifted, any past or future values of your input to calculate the output. No. If this is required, this is a dynamic system. This is a dynamic system. That is the reason, ladies and gentlemen, whenever you see, because you know, always your input and output, yani y of t and x of t, or y of n and x of n, are related by an equation. ऐसे ही है ना? And if your equation have any one of them, like integration, तो integration क्या होती है? From this value to this value. It means it may require the present value, maybe the past values, maybe the future values. So if it requires this, which means it is a memory system, it is a dynamic system. Similarly, if it has a summation, again, summation means from somewhere to somewhere, it only requires a single value, x of t, x of 0. No, it requires more. That's the reason it is again a dynamic system. So if it has an integration sign, if it has a summation sign, if it has a derivation, which is the opposite of the integration, again, it means that you are finding some slope, some change, and if you are finding a change, that is some numbers. It means you are taking many. Again, it means that it is a dynamic system. और अगर आपने खुद ही आपकी इक्वेशन में x of t minus k या t plus k है, minus k या plus k है, इसका मतलब है कि सम शिफ्ट, समझ जाओ कि ये सिस्टम तो डायनामिक है ही है। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था और कहा कि मालूम करो कि ये स्टेबल है कि नहीं है, तो बगैर देखे आप कह सकते हैं जी, मैं बताता हूं। ठीक, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ आई गो टू दी, इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि इफ यू सी फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन और डेरिवेशन और समेशन और एनी शिफ्ट in time, so it means that your system is a memory system and it is a dynamic system. Otherwise it a memoryless, which means a static system. मिल गया जवाब? Clear? Let's come to a few examples. The problem is, for example, x of t या y of t
is equal to A times X of t, or B times X of t, whatever you want, doesn't matter. So this is your expression of a system which you have to check whether it is static or dynamic. So for this, ladies and gentlemen, at least take 3 steps. Number 1, put some present value and see. Then put your past values and see whether your output is dependent upon the past values only. Look at give it the future values and again see it. If it follows, it means that it is a static system, otherwise a dynamic system. जैसे मिसाल के तौर पे, you can see here that I have inputted a y of at time t is equal to 0. So I put it here, time t is equal to 0, 0. So which means my output, the present output is dependent upon the present input. Good. Then I've inputted -1. It means the past value. And I get that my output is dependent upon that value only. Similarly, the second also same. Then I put the future value, t is equal to 1. And I found that my output is dependent upon that future value only. So that shows me that it is a static system. It is a static system. Similarly, ladies and gentlemen, I took another example, another problem, as you can see on your screen, problem number 2. And now I took it, y of t is equal to b times x of t square. Good enough. Now, again, as I said, the first step is put the present value. I put it the present value and it gave me the right answer. But now I'm putting the -1, which means the past, and getting the future value. It means the past value, my this value at -1 is dependent upon the 2 values to the right. To the right. यानी कि -1 पे मुझे आउटपुट +1 के x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है. इवन अगर मैं -2 पुट करूं, अगर मैं t की वैल्यू -2 दे दूं, तो ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 and ये 4. So you can see this value, output value, depends upon this value of input. So it's clarified that it is dependent upon some shifted value. So मुझे कुछ इसका मतलब it requires some memory. It is a memory system. So that is an example of your dynamic system. Clear? If we look at further, okay, यहाँ पे तो सर मैंने ये बताया कि what we covered and what we are covering today. So that is recorded that these 5 topics have been covered in the last week, and these 2 topics have been covered today. And inshallah, we will be continuing with the same inshallah tomorrow. Is there any question? तो हम सबसे पहले